हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जान। और बच्चों, दिस इज अकाउंट करंट वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था। वीडियो नंबर 1 में इंटरेस्ट मेथड पढ़ा था। वीडियो नंबर 2 में हमने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग वीडियो नंबर 3 में जो मेथड पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका नाम है रेड इंक इंटरेस्ट मेथड। थोड़ा सा नाम अजीब साउंड कर रहा होगा, रेड इंक इंटरेस्ट। बोले सर क्या लाल शाही है क्या? नहीं बच्चों, रेड इंक इंटरेस्ट के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है लाल शाही का, लेकिन कंसेप्ट समझना रेड इंक क्यों बोला जाता है। देखो, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते थे ना, उनके अंदर क्या होता था, जब हम अकाउंट करंट बनाते थे तो आप लोगों को एक चीज पता होगा, जब भी हम अकाउंट करंट बनाते थे तो जैसे मान लो मेरा अकाउंट करंट बन रहा था 31 मार्च की डेट का। अज्यूम करो मैं अकाउंट करंट बना रहा हूं 31 मार्च की डेट का, और इधर है 1 जनवरी। तो मैं यहां से यहां तक के डेज काउंट करता था। मान लो 1 फरवरी है तो यहां से यहां तक के डेज काउंट करता था और फिर उस पर इंटरेस्ट निकालता था। रेड इंक इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कंसेप्ट। आपने अगर 11th क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको ध्यान होगा कंसेप्ट आता था रिबेट का। ध्यान है कुछ? बिल ऑफ एक्सचेंज में कंसेप्ट पढ़ते थे हम लोग रिबेट का। क्या कुछ ध्यान है? रिबेट में क्या पढ़ते थे, सोचो मन में। बिल्कुल, रिबेट में हम लोग क्या पढ़ते थे बच्चों? रिबेट में हम लोग ये पढ़ते थे, कभी भी मान लो अगर ड्रॉई बिल का पेमेंट ड्यू डेट के पहले कर देता था तो उसको रिबेट में बेनिफिट मिलता था। जैसे मान लो उसको पेमेंट करना था लेट से 31 मार्च को और वो आके पेमेंट 28 फरवरी को ही कर देता, तो नॉर्मली ड्रॉअर क्या देता था उसको? रिबेट। रिबेट मतलब डिस्काउंट देता था। वही चीज ध्यान रखना, रेड इंक इंटरेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग ड्यू डेट टिल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टू अकाउंट करंट की डेट निकालते हैं। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो कि ड्यू डेट आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट करंट हो, मतलब मान लो अपना ट्रांजेक्शन की डेट ये है या ड्यू डेट ये है और यहां तक के दिन निकालने हैं, यहां से यहां तक का निकालना है। लेकिन मान लो कभी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिसकी ड्यू डेट मान लो 15 अप्रैल हो। अब बताओ, ड्यू डेट तो 15 अप्रैल है लेकिन वो अकाउंट करंट बंद कौन से पीरियड का रहेगा? 31 मार्च का। तो यहां पर इस केस में जहां पर ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट करंट है, हम अकाउंट करंट बना रहे हैं टिल 31 मार्च, बट ड्यू डेट जो आ रही है वो आ रही है 15 अप्रैल। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तो पहले ही हो गया लेकिन ड्यू डेट उसकी बाद में आ रही है। तो इस केस में बच्चों ध्यान रखना, रेड इंक इंटरेस्ट होगा। इसको रेड इंक इंटरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन होते थे। देखो अब तो क्या लगभग सारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गई है। पहले क्या होता था, जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी ना, तो वहां पर जब अकाउंट करंट बनता था तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट करंट होते थे, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जिनकी ड्यू डेट आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट करंट होती थी, उनको हम लोग नॉर्मली रेड इंक में लिखते थे, लाल स्याही में लिखते थे। बट अब नॉर्मली रेड इंक तो अब एप्लीकेबल है, अब तो सब ब्लू में लिखा जाता है। मतलब तुम एग्जाम में ऐसा नहीं करना रेड और पेन अलग ले लो। तो रेड इंक इंटरेस्ट बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सिंपल रेड इंक इंटरेस्ट वहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट करंट आ रही है। लेकिन यह ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा बोलेंगे नहीं कि इस क्वेश्चन में रेड इंक इंटरेस्ट मेथड लगाना है। यह आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम चलेगा। प्रोडक्ट जैसा करते थे, ड्यू डेट जैसे बनाते थे, डेज जैसे बनाते थे, बिल्कुल वैसा चलेगा। बस ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर ड्यू डेट आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट करंट आ रही है, उसका रेड इंक इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट अलग से निकलेगा। तो आपको क्वेश्चन कभी यह नहीं बताएगा कि यहां पे रेड इंक इंटरेस्ट लगाना है। यह आपको खुद को समझना पड़ेगा। आपको कंसेप्ट ध्यान होगा तो आराम समझ जाओगे। अब यहां पर यह ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, जब जल्दी पेमेंट करते हैं तो रिबेट मिलता है। उसी तरह ध्यान रखना, 15 अप्रैल वाले ट्रांजैक्शन हम सेटल कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। तो जो ट्रांजैक्शन है, अज्यूम करो ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड है, अज्यूम करो ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड है और इस डेट का ड्यू डेट आ रहा है, तो ध्यान रखना इसका जो इंटरेस्ट होगा ना वो नेगेटिव अपोजिट साइड लिखा जाएगा। इस ट्रांजैक्शन का जो इंटरेस्ट होगा ना वो अपोजिट साइड लिखा जाएगा, दैट इज टू रेड इंक इंटरेस्ट। अगर ट्रांजैक्शन यहां पर है बच्चों, अगर ये वाला है तो इसका कुछ रेडिंग से लेना देना नहीं है। अगर अकाउंट करंट की डेट के पहले ड्यू डेट है तो वो तो वही चलेगा जो अभी तक हम लोग करते हुए हैं। लेकिन रेड इंक वहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पर ट्रांजैक्शन ड्यू डेट आपकी अकाउंट करंट की डेट के बाद है और जो भी इंटरेस्ट होगा वो अपोजिट साइड में लिखेंगे। अगर अज्यूम करो ट्रांजैक्शन इधर है तो इसका इंटरेस्ट इधर आएगा,
ट्रांजेक्शन इधर है तो इसका इंटरेस्ट इधर आएगा। ये कंसेप्ट होता है रेडिंग इंटरेस्ट का, ठीक है ना। एक बार नोटिंग करते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार आप नोटिंग कर लो, अकाउंट करंट में हेडिंग लगाओ रेडिंग इंटरेस्ट, अकाउंट करंट हेडिंग लगाओ मेथड नंबर 3 रेडिंग इंटरेस्ट। नाउ इन केस द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग, जैसे अकाउंट करंट बन रहा है उसके बाद ड्यू डेट आ रही है, देन सच इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग टू ड्यू डेट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट। नेगेटिव इसलिए अपोजिट साइड लिखेंगे एंड कॉल रेडिंग इंटरेस्ट। आई बात समझ में? कभी भी ड्यू डेट ऑफ द बिल अगर आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग आ रही है तो उस इंटरेस्ट को हम लोग नेगेटिव इंटरेस्ट मानते हैं और बोलते हैं रेडिंग इंटरेस्ट। सिंस इन अर्लियर पीरियड इट वाज रिटन विद रेडिंग सो इट इज नेम एज रेडिंग इंटरेस्ट। अब आज के पीरियड में तो अपने को नॉर्मली ब्लू से लिखना है ना, आज रेडिंग का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ नाम रेडिंग इंटरेस्ट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन कभी ये नहीं बोलेगा रेडिंग इंटरेस्ट मेथड लगाना है यहां पर, या आपको खुद को जज करना पड़ेगा रेडिंग इंटरेस्ट मेथड लगाना है। देखो हम एक बार मॉड्यूल इसलिए आपके आईसीआई मटेरियल क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रेडिंग इंटरेस्ट में, इलस्ट्रेशन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं आईसीआई मटेरियल का। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। तो ये ट्रांजेक्शन है बिटवीन एक्स एंड वाई और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई। अब देखो सबसे पहले मैं रीड कर रहा हूं, फिर वन बाय वन समझा दूंगा। अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई मतलब एक्स को अमाउंट देना है वाई को। रिसीव एक्सेप्टेंस, बिल रिसीवेबल, ये सारे ट्रांजेक्शन के बाद अपन पहले ये देख लेते हैं बनाना किसकी बुक्स में है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई। अब देना किसको है? एक्स को देना है वाई को, मतलब बुक्स ऑफ एक्स है तो एक्स की बुक में एक्स का अकाउंट तो खुलेगा नहीं, तो वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स डेटेड 30th अप्रैल। अब अपना अकाउंट करंट की डेट है 30th अप्रैल, इंटरेस्ट 10% है, अज्यूम करना है 1 ईयर 365 डेज है। तो इसका मतलब मेरे को एक्स की बुक्स में बनाना है, तो वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स टाइटल आएगा। अब फर्स्ट अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई, एक्स को देना है अमाउंट वाई को, तो क्या होगा? मतलब वाई क्या है? क्रेडिटर है, वाई क्रेडिटर है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, रिसीव एक्सेप्टेंस, बिल रिसीवेबल। अब इसमें ध्यान रखना वो सारे ट्रांजेक्शन जो 30th अप्रैल के बाद होंगे वो सब रेडिंग इंटरेस्ट में जाएंगे, ठीक है ना। जिनका ड्यू डेट 30th अप्रैल के बाद है वो सब रेडिंग इंटरेस्ट में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है रेडिंग इंटरेस्ट, बट देखो जैसे इसमें इनवॉइस 15 मई है, 15 मई है, तो ये सब रेडिंग इंटरेस्ट में जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग पहले टाइटल लगा लो एक बार, मैंने फॉर्मेट बना लिया प्रोडक्ट मेथड। तो बच्चों देखो इसका जो टाइटल है वो दिया है वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स, क्योंकि बुक्स ऑफ एक्स की में बन रहा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट टू 30th अप्रैल एट 10%। ध्यान रखना वो सारे ट्रांजेक्शन जो 30 अप्रैल के बाद है वो सब रेडिंग में जाएंगे, मैंने फिर रिपीट कर दिया है, ठीक है ना। अपन एक बार फॉर्मेट वो का वही फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है। जैसे अपन बनाते थे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए, ड्यू डेट डेज प्रोडक्ट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए, ड्यू डेट डेज ऑफ प्रोडक्ट। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये पता है क्वेश्चंस देखने में इजी लगते हैं बट आप इसको करना जरूर, आप जब तक करोगे नहीं तब तक होंगे नहीं आपसे, है ना। तो ड्यू डेट अमाउंट मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर डेज कर देता हूँ और यहाँ करता हूँ अमाउंट, ताकि सिमेट्री पूरी एक जैसी बैठ जाएगी। इधर डेज अमाउंट, इधर भी ड्यू डेट डेज और अमाउंट। पहला है 1 अप्रैल 2020, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ अप्रैल 2020, इधर भी लिख देता हूँ अप्रैल 2020, ठीक है। अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई, अब एक्स को पैसा देना है वाई को, एक्स को पैसा देना है किसको? वाई को, मतलब वाई हमारा क्रेडिटर है, तो ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट, तो मैं इधर लिख देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 10,000 रुपीज, तो 10,000। फिर रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ। अब एक्सेप्टेंस मिला है, एक्सेप्टेंस किसका मिला है? एक्स का मिला है टू वाई, तो जो एक्सेप्टेंस देता है उसकी बुक्स में हमेशा ध्यान रखना बिल्स पेबल होता है। जो एक्सेप्टेंस देता है उसकी बुक्स में हमेशा ध्यान रखना बिल्स पेबल होता है। एक्सेप्टेंस दिया किसने? एक्स ने दिया है, किसके फेवर में? वाई के फेवर में, तो एंट्री कैसे होगी एक्स की बुक्स में? वाई टू बिल्स पेबल, एंट्री होगी वाई टू बिल्स पेबल। तो 7th अप्रैल, तो 7th अप्रैल टू बिल्स पेबल, अमाउंट इज 5,000। मैंने पहले बताया ना, पहले सिर्फ लेजर करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, ड्यू डेट डेज ये सब बाद में करेंगे। बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7th फरवरी इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए है ना, बिल रिसीवेबल जो वाई ने एक्सेप्ट किया था 7 फरवरी को वो ऑनर्ड हो गया, मतलब उसका पेमेंट वाई ने कर दिया। अब बिल रिसीवेबल अगर वाई ने एक्सेप्ट किया था,
बिल रिसीवेबल हमारे लिए था, लेकिन एक्सेप्टेंस किसने दिया था? वाई ने। उसने इसका पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट कर दिया है तो हमारे पास पैसा आ गया है, हमारे पास बिल का पैसा आ गया है, तो एंट्री कैसे होगी? बैंक टू बी आर। तो बच्चों इसमें कहीं पर भी वाई इफेक्ट नहीं हुआ है, एंट्री होगी बैंक टू बी आर, तो इसमें कहीं पर भी वाई इफेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए वाई के लेजर अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा ये, तो इसकी अकाउंट करंट में कोई भी एंट्री नहीं होगी यहां पर। अगला, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई 10th अप्रैल को, एक्स ने वाई को सामान बेचा, तो एंट्री होगी वाई टू सेल्स, तो 10th अप्रैल टू सेल्स, अमाउंट इज 15,000 रुपीज, तो 15,000 टू सेल्स, अमाउंट 15,000। एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई, अब 12 अप्रैल को एक्स को चेक मिला वाई से, अब एक्स को चेक मिला और डेट उसकी 15 मई है, मतलब चेक का अपने को डेट मिला ना, उसका जो चेक मिला उसका डेट 15 मई है। अब बताओ बच्चों, अगर चेक का डेट 15 मई है तो एंट्री जरूर स्टडी मटेरियल ने बैंक टू वाई एंट्री कर दी, बट बैंक का बैलेंस तो आज बढ़ेगा ही नहीं। यहां पर इंस्टेड ऑफ बैंक आप करो चेक इन हैंड टू वाई, कि उसकी डेट 15 मई है, चेक भले आज मिल गया है बट डेट 15 मई है उसकी, तो कौन सी तारीख को है? 12 तारीख को, तो यहां पर लिखेंगे बाय चेक इन हैंड, अमाउंट 7500। फिर नेक्स्ट, वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, मतलब हमारे लिए परचेज है, वाई ने गुड्स बेचा एक्स को, तो हमारे लिए परचेज है, तो 15 तारीख को बाय परचेज, परचेज टू वाई, अमाउंट 6,000। नेक्स्ट, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई, अब एक्स ने रिटर्न कर दिया, मतलब परचेज रिटर्न है, तो वाई टू परचेज रिटर्न्स, तो कौन सी तारीख को हो गया? तो 20 अप्रैल को टू परचेज रिटर्न्स 1,000 रुपीज। और लास्ट, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, तो एक वाई ने कोई बिल एक्सेप्ट किया होगा, यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये बिल है, ये सब अलग अलग बिल है, कोई पुराना बिल वाई ने एक्सेप्ट किया होगा, वो डिसऑनर हो गया आज, जिसकी ड्यू डेट आज होगी वो डिसऑनर हो गया, 20 अप्रैल को डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या करेंगे? वाई को दोबारा डेटर बनाओ, तो वाई टू बिल रिसीवेबल, बिल कैंसिल करो, पैसा आता है तो बैंक टू बी आर, नहीं आ रहा है तो वाई टू बी आर, तो 20 अप्रैल की डेट लगाओ और लिखो टू बिल रिसीवेबल, अमाउंट 5,000 रुपीज। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नॉर्मल लेजर पोस्टिंग करी है मैंने, कहीं कुछ नहीं करा है अभी तक, कहीं रेडिंग की बात नहीं करी है, सिर्फ लेजर पोस्टिंग करी है, ये क्लियर है? अब बच्चों अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है डेज कैलकुलेट करने का, अगला स्टेप होता है डेज निकालने का टिल 30th अप्रैल। अब मेरे को एक चीज लॉजिकली सोच करके बताना, वो सारे ट्रांजेक्शन जिसका ड्यू डेट 30th अप्रैल के बाद है वो सब रेंडिंग में जाएंगे, तो पहले मैं सबका ड्यू डेट देख लेता हूं, जिसका नहीं गिवन है वो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है? 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस सेम 1 अप्रैल ड्यू डेट, 7th अप्रैल कुछ गिवन है क्या? चेक करो, 2 महीने का है तो 10 जून हो जाएगा ड्यू डेट, 3 दिन ग्रेस का भी हो जाएगा, 7 अप्रैल से 2 महीने प्लस 3 दिन देख लो, 10 जून आ जाएगा। अगला तो ट्रांजेक्शन आया नहीं है, अगले का इनवॉइस की डेट 10 मई है, जो 15,000 का सेल है उसकी 10 मई इनवॉइस की डेट है, तो 10th में 10 मई को पेमेंट होगा, मतलब अगला वाई से चेक आया 7,500 का, उसकी भी उसकी डेट है 15th में, तो 15th में, देन जो अगली सेल है 6,000 की उसकी भी डेट है 15th में, तो अगेन सेम 15th में, देन एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15th अप्रैल, अब एक्स ने गुड्स रिटर्न की 1,000 रुपए के, तो इसका 15 मई है क्योंकि इसमें से ही परचेज रिटर्न है, तो इसका 15 मई है, तो ध्यान रखना इसका भी 15 मई होगा, क्योंकि इसका ड्यू डेट 15th में है, तो इसका भी ड्यू डेट परचेज रिटर्न का भी सेम होगा, तो सेम 15th में। देन बिल एक्सेप्टेड बाय वाई डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, कुछ भी नहीं गिवन है, तो सेम 20 अप्रैल। बोलो ये समझ में आया? अब मेरे को एक बात बताओ, रेड इंक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन जाएंगे? ये वाला ट्रांजेक्शन रेड इंक में जाएगा, ये ट्रांजेक्शन रेड इंक में जाएगा, क्योंकि सब 30 अप्रैल के बाद है, ये रेड इंक में जाएगा, दिस इज रेड इंक, दिस इज रेड इंक, तो ये वाला और ये वाला रेड इंक नहीं है, तो जो रेड इंक है उनके डेज एक बार खाली छोड़ देना, डोंट राइट डेज इन केस ऑफ रेड इंक, ठीक है? अब इस वाले केस में डेज कितने होंगे? 1 अप्रैल से 30, ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग भी इंक्लूड करना है, 30
30 इंटू अमाउंट कर दूं, 3 लाख का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर तो 10 हो जाएगा, तो 50,000 हो जाएगा। यहां तक तो मैं अज्यूम करता हूं कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, क्लियर है बिल्कुल ये वाला। अब उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं रेड इंक ट्रांजेक्शन की। अब बच्चों जो ट्रांजेक्शन रेड इंक वाले हैं, ये ध्यान रखना उनका ट्रांजेक्शन रेड इंक में अपोजिट साइड लिखना है। ये वाले का अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, तब जाके नेगेटिव इंटरेस्ट होगा ना। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इसकी, सबके रेडिंग का 30 अप्रैल को जाएगा। 1 2 3 तीन ट्रांजेक्शन रेडिंग के हैं। तो पहले वाला मैं लिखता हूं बाय रेडिंग एज पर कॉन्ट्रा, ये तरीका होता है लिखने का। ट्रांजेक्शन होगा 10 जून ड्यू डेट। ठीक है, अब डेज कितने काउंट होंगे, 30 अप्रैल से 10 जून। निकालो डेज कितने, मई के 31 डेज और जून के 10 डेज, तो डेज आ जाएंगे 41। मई के 31 डेज और जून के 10, तो डेज आ जाएंगे 41। अमाउंट है 5,000। अमाउंट वाले कॉलम में मत लिखना, ब्रैकेट में लिखता हूं 5,000 इंटू 41, 5,000 इंटू 41, तो ये आता है 2,05,000। अमाउंट के कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक अलग अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ रेडिंग के इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। अगला इस वाले का अगेन 30 बाय रेडिंग एज पर कॉन्ट्रा, दस दिन है, 10 मई, 10 दिन है यहां पर, तो अमाउंट कितना है 15,000 इंटू 10, तो 1,50,000। ठीक है, उसी तरह अगला इस वाले ट्रांजेक्शन का बाय रेडिंग एज पर कॉन्ट्रा आप लोग लिख लेना। 15 मई है, 15 दिन है, अमाउंट कितना है 1,000 इंटू 15, तो 15,000 रुपए। यहां तक क्लियर है। नाउ कमिंग टू दिस 30, ये रेडिंग है तो टू रेडिंग डेज ड्यू डेट 15 मई, 7,500 है तो 15 दिन, 7,500 इंटू 15, तो इट इज 1,12,500, 75 इंटू 15। इसका अगेन 30th टू रेडिंग, नो 15th में है तो 15th में 15 डेज, तो 6,000 इंटू 15, तो 90,000। गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग टोटल कर लेते हैं पहले प्रोडक्ट का। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया जैसे पहले करते थे, इसका टोटल लगाओ पहले। अच्छा, प्रोडक्ट में अपन इनको भी कर लेते हैं, ये पूरा हो गया। इसका टोटल लगाओ, तो इसका इधर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। आप इसका टोटल लगाओगे तो ये टोटल आएगा 6,70,000। दिस टोटल वुड बी इक्वल टू 6,70,000। तो यहां पर भी सेम 6,70,000, तो इधर लिख देता हूं टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट का बैलेंस आता है वो आता है 417,500। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो 417,500 पे 10% इंटू 1/365, 417,500 पे 10% टू 1/365, तो इट इज 114.3। तो इसका इंटरेस्ट अपोजिट साइड लिख दूं, तो यहां लिख लेता हूं 30th को बाय इंटरेस्ट 114.3 अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेता हूं मैं। नाउ फाइनल 30th अप्रैल को बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, इसको टोटल करके इसको माइनस कर लो, तो फाइनल बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2385.6 और टोटल लगा लो इसका, तो 26,000 और 26,000। ये कंसेप्ट होता है रेडिंग इंटरेस्ट का। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन मी एंड यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 2020।
ये सारे ट्रांजेक्शन गिवन है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर देना आगे, इसमें बुक में मिसप्रिंट हो रहा है, इसमें लिख लेना आगे, प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय, क्या लिखोगे मैं लिख के बता देता हूं, प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मी टू यू, प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मी टू यू ऑन 31st March 2020। ये नोट कर लेना, ये इसमें एडिशनल क्वेश्चन में एंड में लाइन लिख लेना है, गिवन नहीं है। प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मी टू यू ऑन 31st March 2020, चार्जिंग इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, चार्जिंग इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। ये क्वेश्चन में एडिशन कर लेना, आपके पास बुक हो तो, है ना। तो इसका मतलब मी की बुक्स में बनाना है यू का अकाउंट, तो मतलब यू इन अकाउंट करंट विथ मी की बुक्स में बनाना है यू का, मतलब यू इन अकाउंट करंट विथ मी। अब यहां पर अगेन ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन अकाउंट करंट की डेट 31 मार्च है, तो 31 मार्च के बाद जो भी ट्रांजैक्शन रेड इंक में जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार हम लोग। तो देखो बच्चों, एक बार मैंने आपके सामने पूरी लेजर पोस्टिंग कर दी है, मैं सारी लेजर पोस्टिंग समझा रहा हूं। टाइटल होगा यू इन अकाउंट करंट विथ मी, बुक्स ऑफ मी में बन रहा है इंटरेस्ट 12% टू 31 मार्च, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है अमाउंट पेएबल बाय यू टू मी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है अमाउंट पेएबल बाय यू टू मी, तो यू को टू मी मतलब मैं पैसा मांगता हूं मेरी बुक्स में, तो मैं पैसा मांगता हूं मतलब मेरा डेटर है, तो मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा। तो देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 फरवरी को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कॉलम में 5000। नेक्स्ट सेल मेड बाय मी टू यू, अब सेल मेड बाय मी टू यू मतलब यू को सेल किया, तो एंट्री क्या होगी, यू टू सेल, एंट्री कैसे होगी, यू टू सेल्स, तो यू टू सेल्स मतलब क्या हो जाएगा, इट वुड बी अगेन टू सेल्स 8250। अगला रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ यू बाय मी फॉर 3 मंथ, अब एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ ऑफ यू, तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल हो गया, तो इट वुड बी बिल रिसीवेबल टू यू। तो देखो इसकी पोस्टिंग बाय बिल रिसीवेबल 10,000, तो बाय बिल रिसीवेबल अमाउंट 10,000। नेक्स्ट यू सोल्ड गुड्स टू मी, तो मेरा परचेज है, तो इट वुड बी परचेज टू यू, तो इट वुड बी बाय परचेज, तो देखो बाय परचेज 11,000। मी रिसीव कैश चेक फ्रॉम यू, अब हमको चेक मिला, तो बैंक टू यू, तो बाय बैंक 7500। कैश पेड बाय मी टू यू, अब कैश आया हमारे पास, तो यू टू कैश, कैश पेड बाय मी टू यू, तो कैश पे किया हमने, मतलब हमने यू को दिया, तो यू टू कैश, तो टू कैश 2500। बी आर एक्सेप्टेड बाय मी मतलब मैंने एक्सेप्ट किया फ्रॉम यू, तो मेरा बिल्स पेबल है, तो मैं क्या करूंगा, यू टू बिल्स पेबल, तो देखो टू बिल्स पेबल। कैश पेड बाय यू टू मी, तो कैश आया, तो कैश टू मी, कैश टू यू, तो बाय कैश। ये तो सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब सबका ड्यू डेट देख लेते हैं। तो अगेन ड्यू डेट फर्स्ट का कुछ भी गिवन नहीं है, तो सेम 1 फरवरी। फिफ्थ का सेल मेड बाय मी टू यू, इनवॉइस की डेट 7 अप्रैल है, तो इनवॉइस की डेट 7 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल। नेक्स्ट 8th, ये वाला ट्रांजेक्शन रिसीव एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ्स है, तो 8 फरवरी से 3 मंथ्स निकाल लो, तो 8 फरवरी टू 8 मार्च, 8 मार्च टू 8 अप्रैल एंड 8 अप्रैल टू 8 मई, 3 दिन ग्रेस के जोड़ो तो 11 मई, तो इट वुड बी 11th मई, तो ड्यू डेट इज 11th मई। नेक्स्ट यू सोल्ड गुड्स टू मी, इनवॉइस डेटेड 10th मार्च, तो 11,000 वाले का 10th मार्च। नेक्स्ट चेक की डेट है 12th अप्रैल, मी रिसीव चेक फ्रॉम यू 12th अप्रैल, तो दिस इज 12th अप्रैल। अब वैसे यहां भी चेक इन हैंड भी कर सकते हो तुम, इंस्टेड ऑफ बाय बैंक यू कैन इवन डू चेक इन हैंड ऑल्सो, ठीक है ना। अगला कैश पेड बाय मी टू यू 2500, कोई ड्यू डेट गिवन नहीं है, तो सेम 16th अप्रैल ले लो ड्यू डेट। बी आर एक्सेप्टेड अकाउंट ड्यू डेट 24th मार्च, 5000 की 24th मार्च। नेक्स्ट कैश पेड बाय यू टू मी 28, कुछ भी गिवन है तो 28 फरवरी, सेम 28 फरवरी ड्यू डेट हो जाएगी। बोलो यहां तक तो समझ आया। अब हमको नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। अब बच्चों नंबर ऑफ डेज, इसको करेक्शन करने हैं, 16 फरवरी है ना। अब नंबर ऑफ डेज के अंदर ये ध्यान रखना, ये रेड इंक में जाएगा तो इधर डेज नहीं लिखने, ये रेड इंक नहीं है, ये रेड इंक नहीं है, ये रेड इंक नहीं है,
इधर भी रेड इंक जाएगा तो इधर डेज लिखना है, ये सेम ये रेड इंक में जाएगा, इधर डेज नहीं लिखना। अब डेज अगर काउंट करता हूं तो फरवरी के 28 डेज, मार्च 31 59, 12 फरवरी 31 तो 43, 7 10 तो 21 एंड अगेन इट इज अब प्रोडक्ट निकाल लो तो 59 इंटू 5 2,95,000, 43 इंटू 2500 107,500 एंड इट इज 35,000। 2,31,000 is 77,500। गेटिंग माई पॉइंट। अब इसका जो रेडिंग है इसका अपोजिट साइड लिखूं तो 31 मार्च बाय रेड इंक, इसका ड्यू डेट 7 अप्रैल है, 7 नाउ 8250 इंटू 7 तो आता है 57750। और कोई ये वाला रेडिंग नहीं है, ये नहीं है, ये रेडिंग नहीं है, तो एक ही ट्रांजैक्शन रेडिंग है इसके अंदर। इधर अपोजिट अगेन 31 मार्च टू रेडिंग, 11 मई, 11 दिन तो मई के और अप्रैल 30 मतलब 41 डेज, अमाउंट इज 10,000 इंटू 41 तो इट वुड बी 4,10,000। प्रोडक्ट के कॉलम में लिखना, अमाउंट कॉलम में मत लिख देना। इसका रेडिंग में आ जाएगा तो टू रेडिंग 31 मार्च अगेन तो 12 दिन, अमाउंट 7,500 इंटू 12 तो ये आता है 90,000। अब प्रोडक्ट का बैलेंस लगा लें तो इसको टोटल कर लो, थोड़ा और ज़्यादा नीचे ले लेना, तो इसका अगर हम टोटल लगाते हैं तो ये आता है 937,500। तो बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 31 मार्च, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जो आता है वो आता है 571,250। अब इंटरेस्ट इसका अपोजिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 571,250 पे 12% इंटू 1/365, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो आएगा 188। तो इधर लिख लो 31 मार्च टू इंटरेस्ट 188, टोटल अमाउंट माइनस दिस, तो निकाल लो अब कहाँ आ रहा है, टू बैलेंस CD फाइनल। इसका टोटल अगर करोगे तो इधर का टोटल ज़्यादा आएगा, इट वुड बी 31,000। तो इधर भी सेम टोटल पुटअप कर दो 31,000, तो 31 मार्च को टू बैलेंस कैरीड डाउन, फाइनल आ जाएगा 10062। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है पूरा रेडिंग का। होल्ड कर रखा है, कॉपी कर लो फटाफट एक बार, है ना। मैं होप करता हूं पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार सिंपल है बहुत, जिसका ड्यू डेट बाद में उसका रेडिंग किधर लिखना है, उसका अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, और उधर डेज में नहीं लिखना है। तो बच्चों ये वाला वीडियो हमने पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया रेडिंग का। अब हमारा एक मेथड लास्ट में बाकी रह गया, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, ठीक है ना, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो मैं होप करता हूं रेडिंग वाला पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। इफ यू हैव डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9929411361। आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे तो आपके डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।